नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना का धुआंधार दौरा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम। कहा, तमिलनाडु की धरती पर बड़े परिवर्तन की आहट। भाजपा का इस बार का प्रदर्शन तोड़ेगा डीएमके और कांग्रेस गठबंधन का घमंड। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा विस्तृत जानकारी। सीआई ने आधिकारिक जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की साझा। सीए विरुद्ध बयानों को लेकर इंडी गठबंधन और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिल्ली में लगातार बढ़ता विरोध। भड़के हिंदू शरणार्थियों ने कांग्रेस मुख्यालय घेरकर जमकर किया प्रदर्शन। कल विवादित टिप्पणी पर केजरीवाल के घर के बाहर भी किया था प्रदर्शन। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राजघाट पर बापू को भी किए श्रद्धा सुमन अर्पित। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने संभाला कार्यभार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा बैठक आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में होंगी शामिल। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर धार्मिक संवाद स्थापित करना। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी से उपभोक्ताओं में खुशी। नई दर आज सुबह 6 बजे से लागू। राजस्थान सरकार ने की वैट में 2% कटौती। रूस में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। व्लादिमीर पुतिन को 5वीं बार सत्ता में लौटने की उम्मीद। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन के सामने मलेशिया के ली जिया की होगी चुनौती। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर में विश्व नंबर 3 डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को दी थी मात। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के जनसंपर्क अभियान के तहत पहली जनसभा को तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित नागरकोविल में संबोधित किया। इस दौरान उनका मंच पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने राज्य के सत्तारूढ़ डीएमके और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जहां देश को डिजिटल इंडिया जैसी उपलब्धि दी, वहीं डीएमके कांग्रेस ने 2G घोटाला किया। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है कि और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ
बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर तमिलनाडु की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाने पर डीएमके ने रोक लगाई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तमिलनाडु पर रोक को हटाने के प्रयास किए। डीएमके तमिलनाडु के अतीत की, उसकी विरासत की भी दुश्मन है। डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने जलीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया। जलीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है। जल्लीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। चुनाव आयोग कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। कल शाम 3 बजे प्रेस वार्ता के जरिए आयोग चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देगा। इसके लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 2024 के आम चुनाव के साथ साथ कुछ राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा करने की जानकारी दी है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि बीते दिन ही नए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार संभाला है। तो चुनाव आयोग कल चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, कल हो जाएगा चुनाव की तारीखों का ऐलान, क्या कुछ तैयारी है? आज समीक्षा बैठक भी होनी है। देखिए रमा, जहां तक चुनाव की तारीखों के ऐलान की बात है तो चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसका ऐलान कर दिया है कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। और 18वीं लोकसभा की जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो कल से शुरू मानी जाएगी। जहां तक तैयारियों की बात करें तो निश्चित तौर से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। ऑब्जर्वर्स की मीटिंग से लेकर जो इलेक्टोरल रोल है उसकी जांच पड़ताल और उसको सही करने का जो पूरी प्रक्रिया है, 6 महीने से लेकर अब तक चुनाव आयोग ने उन सभी प्रक्रियाओं को अपनाया है और उस पर समीक्षा बैठकों के ज़रिए उसकी जानकारी ली है और उसमें जो भी कमियां हैं या जो भी बदलाव की ज़रूरत है वो किए गए हैं। जहां तक समीक्षा बैठक की बात करें तो आज दोनों ही नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों के कार्यभार संभालने के बाद संपूर्ण चुनाव आयोग ने आज तकरीबन 11 बजे समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि कल इन तारीखों का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों के कार्यभार संभालने के बाद जो चुनाव आयोग की जो टीम है वो पूरी हो चुकी है और मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में इस बार के 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और उनके साथ उनके दोनों सिपह सालार यानी उनके दोनों साथी नवनियुक्त चुनाव आयुक्त उनके साथ कामकाज में हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो जानकारियां साझा की हैं चुनाव आयोग ने, कौन कौन सी मुख्य जानकारी है वो साझा की है? और अगर हम चुनाव की तैयारियों की बात करते हैं, क्योंकि कुछ विधानसभा चुनाव भी साथ में होने हैं, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां? देखिए, लोकसभा और जहाँ जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, जो तमाम राज्य हैं जहाँ पर विधानसभाओं का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, इन सभी का नोटिफिकेशन भी कल ही
बता दिया जाएगा कि कब से जारी होगा। यानी कि जो चुनाव आचार संहिता है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों की एक साथ मानी जाएगी और उसकी ऐलान भी चुनाव आयोग कल 3 बजे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कर देगा। जहाँ तक विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की बात करें तो चुनाव आयोग की टीम जब इन राज्यों में गई तब निश्चित तौर से उन्होंने इस बात की समीक्षा की कि जो इलेक्टोरल रोल से लेकर जो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है ऑब्जर्वर्स का और जो अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं तो विधानसभा के लिए जो बूथ बनते हैं कई बार उनकी संख्या ज़्यादा होती है लोकसभा के बूथ की तुलना में, तो उन सब की का यहाँ पर ख्याल रखा गया है और अगर बूथ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है तो उसको भी बढ़ाया जा रहा है और इसका पूरी की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है उसकी तो घोषणा कर ही रहा है, लेकिन जहां जहां पर विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उन सब का ऐलान भी कल ही कर लिया जाएगा। बिल्कुल, और जो तारीखों का ऐलान किया जाएगा ऋषि, इसमें ये भी जानना काफी महत्वपूर्ण है, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाएगा, कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं उनकी तैयारी की गई है, किस तरह से जो पूरा प्रोसेस है वो अमल में लाया जाएगा? देखिए रमा, बेहद महत्वपूर्ण पक्ष ये होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई है और चुनाव आयोग के लिए संविधान में अगर हम देखें 324 से लेकर 329 अनुच्छेद तक ये प्रावधान है कि चुनाव आयोग कैसा होगा और किस तरीके से अपने कामकाज करेगा और उसमें सबसे बड़ा कामकाज उनका यही है कि वो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। इसके लिए उसके पास चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम शक्तियाँ उनको मिल जाती हैं और तमाम फैसले लेने के जो अधिकार हैं उनके प्राप्त आ जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो चुनाव आयोग के पास जैसे कि लोकसभा चुनाव या किसी भी जगह के चुनाव कराए जाने की जो प्रोसेस है वो चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, उसके लिए 6 महीने का समय से शुरुआत मानी जाती है और जैसे जैसे समय चुनाव की तारीखों की ओर बढ़ता है वैसे वैसे इन तैयारियों को और ज़्यादा इन डेप्थ के साथ चुनाव आयोग आगे बढ़ाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है जब चुनाव आयोग ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग कर लेता है। और इस बार हमने देखा 11 तारीख को ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग हुई जिसमें 2000 से अधिक ऑब्जर्वर दिल्ली में आए और उन्होंने चुनाव आयोग की जो बैठक में हिस्सा लिया और जो दिशा निर्देश आयोग ने दिए उनका अनुपालन करने के लिए उन्होंने आयोग को कहा कि हम आपके सभी आदेशों का अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार हैं। और ये जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, कहा जाता है कि ये आँख और कान की तरह होते हैं आयोग के, क्योंकि आयोग हर जगह नहीं हो सकता लेकिन ऑब्जर्वर्स के माध्यम से आयोग हर जगह पहुँच जाता है। दूसरा पहलू जो होता है कि मुख्य निर्वाचन जो जिला अधिकारी होते हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो भी चुनाव आयोग के ज़िले में प्रतिनिधि के तौर पर सबसे बड़े इकाई के तौर पर काम करते हैं और उनके पास वो सभी अधिकार होते हैं जो कि चुनाव आयोग उनको दे के रखता है कि आप किसी भी समय पर जो भी आपको ज़रूरत हो, चाहे वो सुरक्षा का पहलू हो या जो जनता के लिए सहूलियतें लाए जाने को लेकर जो फैसले लिए जाने हैं, चाहे वो उन जगहों पर जो बूथ हैं उन बूथों की कैसे संकल्पना है कि वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है तो क्या पूरी की पूरी जो बूथ हैं वो महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड होंगे और जो बूथ पर जो तमाम सुविधाएं हैं उनको भी तय किया जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष ये होता है कि जो तारीखें तय होती हैं उन तारीखों के अनुसार जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं या नहीं। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरण में चुनाव होते हैं तो प्रथम चरण में चुनाव से लेकर आखिरी चरण के चुनाव में जो तैयारियां होनी हैं उसकी क्या स्थिति है। तो इन सब चीज़ों की समीक्षा करने के बाद जब आयोग ने पाया कि अब वो तैयार है चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए और उन्होंने एक दिन पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया कि वो कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहे हैं। जी रमा, आप नजर बनाए रखिए ऋषि। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए जीवी न्यूज। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup Advisory and Support, SBI Startup Branch पे। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया,
10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया। मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा। मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है। मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। शरणार्थियों ने सीएए पर कांग्रेस की टिप्पणी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम आए थे अपनी पीड़ा लेके, सोनिया गांधी को हमने ये लेटर लगाया था कि हमारी वीजा और हमारी सुरक्षा करें। हमें पाकिस्तान में हमारा अत्याचार हो रहा है, ये उनके नाम से, और हमें नागरिकता मिल रही है और हमें नागरिकता देने से इनकार कर रहे हैं। और रही बात, ये परिवार पीड़ित पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है। अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो मरना यहाँ मंजूर करेंगे, हमें पाकिस्तान नहीं जाना। 2013 में थे, 5 साल की उम्र थी, वो हमें याद है, बचपन के दिन अब तक याद है कैसे आए हम। स्कूल में हमें पढ़ाई भी करने नहीं देते थे, वहाँ जाते थे बोलते थे तुम हिंदुस्तानी हो, यहाँ आए तो बोलते पाकिस्तानी है पाकिस्तानी। हमारी पहली पीढ़ी भी तो यही थी, जैसे दादा दादी यही तो थे, यहाँ से भगाया, फिर वहाँ से कैसे भगाए। सीए बिल पास हुआ है और केजरीवाल और राहुल गांधी और सोनिया गांधी कह रहे हैं कि इनकी बिल पास मत करो, हम इनके लिए हम विरोध कर रहे हैं। भाई, हमारे हक क्यों नहीं छीन रहे? वो मोदी जब प्रधानमंत्री है वो हमें दे रहा हक, दूसरे का तो हक नहीं है हमारा हक छीनने के लिए। हमें 13-14 साल हो गए आने का, हमें नागरिकता मिल रही, वो रोक रहे हैं। ये बिल सरकार, केंद्र सरकार ने पास किया है और इसको कोई फेल नहीं कर सकता और ये लागू होगा। अमित शाह जी ने भी कल इंटरव्यू में एक में बोला था, ये कानून हटने वाला नहीं है और ये जो विरोध कर रहे हैं उसके लिए हम आए हैं, जो ये इसको हटाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से आए हैं, आज हमें 20 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते, पासपोर्ट बनवाते हुए, वीजा लेते हुए। आज जो हमारा बिल पास हुआ सीए का, उसका जो विरोध केजरीवाल जो कर रहा है, राहुल गांधी जो कर रहा है, ये सही नहीं है। और राहुल गांधी और ये केजरीवाल ने जो हमें गलत बयान कर रहे हैं कि ये घुसपैठिए हैं और ये इनके पास पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, ये घुसपैठिए हैं, ये तो उनकी गलत फैमिली है जी। आगे बढ़ते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भूटान के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं।
भूटान के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने आज राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। शेरिंग टोब्गे ने आगंतुक पुस्तिका पर अपने विचार भी साझा किए। इसके साथ ही उन्हें महात्मा गांधी जी पर आधारित पुस्तक भी भेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटानी समकक्ष शेरिंग टोब्गे के इस सप्ताह भूटान दौरे के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। पीएम मोदी ने कल नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की थी। मीडिया प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगी। वे हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगी। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन का विषय विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति है। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर धार्मिक संवाद स्थापित करना और सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में सहायता प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जो भी सुधार कर रही है वो भविष्योन्मुख हैं। आज जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपने तय किए गए लक्ष्य को पाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक समन्वय बनाकर चल रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि शीर्ष से लेकर सबसे निचले स्तर तक, केंद्र से लेकर पंचायत स्तर तक सभी सेक्टर्स में सुधारों से हम अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से कार्य किया गया है। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण इसमें प्रमुख है। आतंकवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अब घर में घुसकर दुश्मन को मारता है। जनसभा से पहले अमित शाह ने अहमदाबाद के गुरुकुल रोड पर स्थित भिंड भंजन हनुमान जी मंदिर में पूजन और दर्शन किए। નરેન્દ્રભાઈના શાસનમાં 10 વર્ષની અંદર નરેન્દ્રભાઈએ દેશને સમૃદ્ધ કરવાનું કામ, નરેન્દ્રભાઈએ દેશની માતાઓ બહેનોને 33% રિઝર્વેશન આપી લોકસભા અને વિધાનસભામાં જવાનો રસ્તો પ્રશસ્ત. નરેન્દ્રભાઈએ ડિજિટલ ક્રાંતિ અને મેક ઇન ઇન્ડિયાથી દેશના યુવાઓને વિશ્વના યુવાનોની સામે ઉભા રહેવાનો એક મંચ આપ્યો. નરેન્દ્રભાઈએ દેશની વિદેશ નીતિથી દેશની કૂટનીતિનો પરચમ ધ્વજ સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી ઊંચાઈ સુધી લહેરાવવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈ. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नवनिर्मित नौसेना भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल
अनिल चौहान, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि एनटीसी कर्मचारियों के दिसंबर 2021 तक के सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया है। वहीं अगले 30-40 दिनों में शेष बकाया का भी भुगतान कर दिया जाएगा। पैसे की समस्या के कारण पूरे भुगतान हो नहीं पा रहा था। मुझे आनंद है कि आज दिसंबर 2021 तक के सभी ड्यूज पूरे कर दिए गए। अगले 30-40 दिन में और 8 महीने के ड्यूज सबको, बाकी जो बैलेंस ड्यूज हैं वो भी दे दिए जाएंगे। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको अप टू डेट कर दें। महाराष्ट्र सरकार माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के नेतृत्व में बहुत सहयोग दे रही है और उनके सहयोग से हम उसका जो रिहैबिलिटेशन है वो भी महाराष्ट्र को सौंप रहे हैं। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा और जदयू दोनों पार्टियों के मंत्री शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लोकसभा की सीटों की शेयरिंग की घोषणा भी जल्द होगी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अवश्यंभावी है। कुछ घंटों की बात है, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और लोकसभा के सीटों की शेयरिंग की घोषणा भी हो जाएगी। और दोनों इस तरह से होगा कि दोनों मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला होगा। बिहार को विकसित राज्य बनाने वाला मंत्रिमंडल बिहार में बनेगा। विपक्षी तो हताश परेशान है, इसलिए वो मुंह उठा के कुछ देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला। शानदार मंत्रिमंडल और 40 का 40 सीट जीतने वाला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी आज देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए देवीपाटन तुलसीपुर में आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कौशाम्बी के मुख्य आरोपी अरुण कुमार सिंह ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने यूपी एसटीएफ के सामने सरेंडर किया। इसके बाद आरोपी को मंझनपुर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में एसटीएफ पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पेपर लीक करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई में तेजी लाई गई। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए की कटौती कर दी गई है। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। कटौती हुए 2 रुपए की दर से पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने आम लोगों से बातचीत की। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल 2 रुपए कम हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पेट्रोल टंकी पे। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने के फैसले के बाद लोगों में काफी उत्साह देखा जा सकता है। बढ़िया है, जनता को फायदा होगा उसमें। क्या बोलते हैं, जो पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट तो डेली की होती है और क्या बोलते हैं, यदि उससे कम होता है प्राइसिंग तो ऑब्वियसली कि खर्चे कम होंगे लोगों के जेब के। बहुत कुछ फायदा है इसमें। क्या आदमी सोचते हैं कि हम 2 पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, वही कुछ बच रहा है और क्या। मोदी सरकार जी ने जो किया है 2 रुपये पेट्रोल अपना डीजल सस्ता करके, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। खेती किसानी में है सर कि जैसे किसान है, किसान डीजल से खेती करता है तो 2 रुपये अगर उसको सस्ता पड़ेगा तो उसको लागत भी कम आएगी, तो इससे आम जनता को भी मतलब जो है फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा चीज़ है सर कि कम करके जो फायदा है गरीबों लोग का भी, जो डेली अप डाउन कर रहे हैं उसके लिए भी।
गोवा की प्रमोद सावंत सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। गोवा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए तत्काल प्रभाव से 4% बढ़ा दिया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। इसी के साथ राज्य के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए अप्रैल 2024 से मिलेगा। मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई की समिति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया था। विकास सिंह ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कल बुलाई बैठक पर भी सवाल उठाए और कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहते हुए बैठक क्यों बुलाई गई। वहीं जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोर्ट आमतौर पर इस तरह के मामलों में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाती है। आप अपनी आपत्ति को लेकर एप्लीकेशन दाखिल करें। कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च तक सुनवाई टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर सार्वजनिक नहीं करने के मामले में भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर सवाल उठाया कि स्टेट बैंक ने जो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए उसमें बॉन्ड नंबर का उल्लेख नहीं किया, जबकि इसका साफ आदेश था। मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट पहले भी इस मुद्दे को विस्तार से सुनकर फैसला दे चुका है। एक ही मुद्दे पर कितनी याचिका दायर होंगी। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। आज सीएए लागू किए जाने के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिका को कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2019 में कानून बनने के बाद अब चुनाव से ठीक पहले इसे लागू किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव से पहले या बाद में लागू करना कोई मुद्दा ही नहीं है। नागरिकता से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता का कोई लोकल स्टैंड ही नहीं बनता। इस मामले पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की ओर से दायर 2 शिकायत पर 16 मार्च को पेश होने का समन जारी किया था। केजरीवाल ने 16 मार्च को व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की है। केजरीवाल ने पेश न होने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का हवाला दिया। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए कई समन जारी किए, लेकिन केजरीवाल ईडी के किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। इसी को लेकर ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सेंटर द्वारा भारत की अस्थायी सूची में 6 संपत्तियां जोड़ी गई हैं। ये 6 विरासत संपत्तियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इसके लिए विरासत संपत्तियों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। ये संपत्तियां हैं ग्वालियर किला मध्य प्रदेश, धमनार का ऐतिहासिक समूह, ये यूनेस्को में भारत की 6 संपत्तियां हैं। भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, इसके साथ ही खूनी भंडारा बुरहानपुर और रामनगर मंडला का गौड़ स्मारक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सेंटर द्वारा भारत की अस्थायी सूची में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध मध्य प्रदेश की 6 संपत्तियों का जोड़ा जाना हमारे लिए गर्व और सम्मान का विषय है। प्रदेशवासियों को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं। देश में लैंगिक असमानता में गिरावट आ रही है और वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 14 पायदान की छलांग लगाकर 108वें स्थान पर आ गया है। भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में लिंग असमानता सूचकांक 2022 में इसके रैंक में 14% की वृद्धि के साथ लैंगिक असमानता को पाटने में सुधार किया। पिछले 10 वर्षों में जीआईआई में भारत की रैंक में लगातार सुधार हुआ है, जो लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में लगातार प्रगति का संकेत देता है। यूएनडीपी इंडिया के स्थानीय प्रतिनिधि केटलिन विसन ने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में मानव विकास में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। जीआईआई 2022 में
भारत 0.437 के स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर था। ये 0.490 के स्कोर के साथ 191 देशों में से 122 की 2021 रैंकिंग से एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है। पिछले एक दशक में GII में भारत की रैंक में लगातार सुधार हुआ है, जो लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में लगातार प्रगति का संकेत देता है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले एक पायदान का सुधार आया है। भारत की रैंकिंग 2022 में सुधरकर 193 देशों में से 134 हो गई। भारत के सभी HDI इंडिकेटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में सुधार हुआ। साल 2021 में अपने HDI मूल्य में गिरावट के बाद और पिछले कुछ वर्षों में एक फ्लैट ट्रेंड के बाद भारत का HDI मूल्य 2022 में बढ़कर 0.644 हो गया है, जिससे देश को हाल ही में जारी 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में से 134वें स्थान पर रखा गया। साल 2021 में 0.633 की तुलना में अपने HDI मूल्य में 0.64 की मामूली वृद्धि के कारण 2021 में 191 देशों में से 135वें स्थान पर भारत रहा। डेटा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड में प्रकाशित किया गया था। ये 2021-2022 मानव विकास रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें लगातार 2 वर्षों में वैश्विक HDI मूल्य में पहली बार गिरावट देखी गई। रिपोर्ट से पता चला कि जहां अमीर देशों ने रिकॉर्ड मानव विकास हासिल किया, वहीं आधे गरीब देशों की प्रगति संकटपूर्व स्तर से नीचे बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो को आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मेट्रो के बाहर और टिकट काउंटर पर लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो से यात्रा करने के लिए लोग काफी उत्साहित दिखे। अंडर वाटर है ये मेट्रो, तो और एक्साइटेड है। देखते हैं अगर दिख पाए अंडर वाटर तो और एक्सपीरियंस का मजा आएगा। एक्साइटेड तो बहुत थे कि इतनी जल्दी उठना होगा, तो हमने सब पूरे रेडी करके कपड़े वपड़े सब रेडी करके रखे थे कि जल्दी आके फर्स्ट टिकट ले लेंगे तो फर्स्ट ट्रेन में जाएंगे। আপাতত অ্যারেঞ্জমেন্ট তো আমরা গেট দিয়ে ঢুকলাম, এখনো ভেতরে যাইনি। ভেতরের কি প্রভিশন আছে সেটা এখনো জানি না। ভেতরে ঢুকলে বুঝতে পারবো টোটাল প্রভিশনটা কি আছে। আশা করি ভালো হবে। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई परिषद बैठक में फिल्म नीति 2024 को मंजूरी मिली। फिल्म नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी से फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। कम से कम 20 दिनों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में करने वाले फिल्म निर्माताओं को ही मिलेगी ये सब्सिडी। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर अधिकतम सब्सिडी 1.25 करोड़ रुपए होगी। सब्सिडी पाने के लिए फिल्म निर्माण की न्यूनतम लागत 10 करोड़ रुपए और कम से कम 25 स्क्रीनों में प्रदर्शित होनी चाहिए फिल्म। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। देश में कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में वर्ष 2024 में औसतन 9.6% की वृद्धि कर सकती हैं। ये पिछले साल की वेतन वृद्धि के बराबर है। हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म EY ने फ्यूचर ऑफ पे 2024 रिपोर्ट जारी कर अनुमान लगाया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुल मिलाकर नौकरी छोड़ने की दर साल 2022 के 21.2% से घटकर 18.3% रह गई है। अगले कुछ साल में इसमें और कमी आने की संभावना है। रिपोर्ट कहती है कि ई-कॉमर्स क्षेत्र में 2024 में सबसे अधिक 10.9% वेतन वृद्धि की उम्मीद है। इसके बाद वित्तीय सेवा क्षेत्र में 10.1% की वेतन वृद्धि का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि पेशेवर सेवा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन 2024 में 10% बढ़ेगा। ये रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों की 80 कंपनियों से मिली जानकारी पर आधारित है। इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या औसतन 5,000 से 10,000 के बीच है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया है। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने यह निर्देश दिया था। पहले बैंक ने इसकी डेडलाइन 29 फरवरी तय की, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया। हालांकि ये डेडलाइन अब काफी करीब आ गई है। आरबीआई की सख्ती के बाद पेटीएम के कस्टमर भी कंफ्यूजन में है। कई लोगों को लग रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर
बैन लगने से पेटीएम ऐप बंद हो जाएगा। वहीं पेटीएम मनी, वॉलेट आदि का इस्तेमाल अब यूजर कर पाएंगे या नहीं, इसे लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। ये बैन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया गया है, इससे पेटीएम ऐप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनपीसीआई ने पेटीएम को थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर मान्यता दे दी है। 4 बैंकों के साथ पेटीएम का करार हो चुका है। पेटीएम की यूपीआई सेवा पहले ही की तरह जारी रहेगी और एस बैंक के जरिए रूट होगी, जिसका मतलब ये है कि आप पहले की तरह ही अपने सभी बिल, पेमेंट और रिचार्ज के लिए पेटीएम ऐप का उपयोग कर सकते हैं। पेटीएम ऐप की अन्य सभी सर्विस जैसे मूवी टिकट बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप 15 मार्च 2024 के बाद अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट में पैसे नहीं डाल पाएंगे। आरबीआई के आदेश के अनुसार 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक और वॉलेट में कोई नया डिपॉजिट या क्रेडिट नहीं हो पाएगा। अगर आसान शब्दों में समझे तो अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक या वॉलेट में पैसे जमा करते थे तो अब आप ये नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वो पेटीएम पेमेंट्स अकाउंट में मौजूद रकम को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। हालांकि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल 15 मार्च के बाद भी कर सकते हैं, यानी आप अपने वॉलेट में मौजूद बैलेंस 15 मार्च 2024 के बाद भी खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीआई और IMPS के जरिए आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम से पेमेंट करने के बाद यूजर्स को कैशबैक, रिफंड या फिर रिवॉर्ड जैसे सभी बेनिफिट मिलते रहेंगे। वहीं 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग को ना तो टॉपअप किया जा सकता है और ना ही मौजूदा बैलेंस को दूसरे फास्टैग में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सर्विस 15 मार्च के बाद बंद हो जाएगी, इसलिए आप किसी ऑथराइज्ड बैंक से नया फास्टैग खरीद लें। अगर आपकी सैलरी या फिर किसी स्कीम के पैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आ रहे हैं तो ये लाभ 15 मार्च के बाद नहीं मिलेगा। इन सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपको पेटीएम पेमेंट बैंक की जगह पर कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश दुनिया की काफी रेटिंग्स एजेंसियों ने भारत की विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पहले के 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। फिच रेटिंग्स का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपना मजबूत विस्तार जारी रखेगी। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि जुलाई से दिसंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर में कटौती कर सकता है। फिच ने उम्मीद जताई है कि 2024 के अंत तक भारत की सीपीआई खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई इन्फ्लेशन धीरे धीरे घटकर 4% हो जाएगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इमर्जिंग इकोनॉमी में खासकर भारत की ग्रोथ मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में विकास दर 7.8% रह सकती है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि केंद्रीय बैंक जुलाई से दिसंबर में रेपो रेट घटा सकता है। इस बीच फिच ने चीन के 2024 के पूर्वानुमान को 4.6% से घटाकर 4.5% कर दिया है। हाल ही में मूडीज ने 2024 भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अन्य अहम खबरों को फटाफट अंदाज में। ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की शाखा डीजीएफटी लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता डीएचएल के साथ साझेदार में देश के 76 जिलों में एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएं आयोजित करेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक बयान में कहा, इस अभ्यास का उद्देश्य ई कॉमर्स माध्यम से निर्यात बढ़ाने की बढ़ती क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए एमएसएमई को तैयार करना है। सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में गुणवत्तापूर्ण फिनटेक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार तक पहुंच बढ़ाने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि गिफ्ट सिटी भारत की वित्तीय सेवाओं और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और गुजरात सरकार की एक पहल है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर फरवरी में घटकर 0.2% रह गई, जो इसके पहले के महीने में 0.27% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी महीने में ईंधन और विनिर्मित उत्पादों के मूल्य में आई कमी की वजह से WPI महंगाई कम रही है। हालांकि खाद्य महंगाई बढ़कर 6.95% पर है। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के 9वें दौर और 8वें दौर के तहत नीलामी के तीसरे दिन एक कोयला खदान की नीलामी की गई। यह कोयला खदान आंशिक रूप से खोजी या अन्वेषण की गई कोकिंग कोल खदान है।
कोकिंग कोल खदान है। इस कोयला खदान में कुल भूगर्भिक भंडार 200 मिलियन टन का है। अब तक कुल मिलाकर 4 कोकिंग कोल खदानों की नीलामी की गई है। जब इनमें संचालन बाकायदा शुरू हो जाएगा तो ये कोयला खदानें आगे चलकर आयातित कोकिंग कोल पर देश की निर्भरता कम कर देंगी। भारत की फिनटेक कंपनी पेटीएम पर अब यूपीआई सर्विस लगातार जारी रहेगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पेटीएम को थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर के लिए जरूरी लाइसेंस मिल गया है। पेटीएम के लिए एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और यस बैंक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक के रूप में काम करेंगे। मेटा के प्रबंध निदेशक संध्या देवनाथन का मानना है कि भारत में गेमिंग उद्योग देश को 8 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कारोबार के रूप में गेमिंग वैश्विक स्तर पर मेटा के शीर्ष 3 कारोबारों में से एक है। नई यूनिकॉर्न कंपनियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ डॉलर जुड़ने की संभावना है और ये कंपनियां 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएंगी। भारतीय उद्योग परिसंघ ने जारी एक अध्ययन में रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। यह रिपोर्ट मैकेंजी एंड कंपनी के सहयोग से तैयार की गई है। सिंगापुर का निवेश फंड जीआईसी और उसके सहयोगी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में अपनी 49% हिस्सेदारी में से आधी हिस्सेदारी सिंट्रा को बेचेंगे। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने यह जानकारी दी। सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनी एनटीपीसी ने चालू वित्त वर्ष में बिजली के उत्पादन का 400 अरब यूनिट के आंकड़े को पार कर लिया है। यह पिछले वर्ष में उत्पादित बिजली से अधिक है। विद्युत मंत्रालय ने बयान जारी कर जानकारी दी। लार्सन एंड टुब्रो के हाइड्रोकार्बन कारोबार को पश्चिम एशिया के एक ग्राहक से एक बड़ी तटवर्ती गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा कि यह ऑर्डर बड़ा है, हालांकि एलएनटी ने इस ऑर्डर के सटीक मूल्य का खुलासा नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के भविष्य को राष्ट्र के भविष्य के रूप में देखती है। केंद्र अपनी ओर से पूंजी से लेकर प्रतिभा तक विभिन्न मोर्चों पर उनके संसाधन को बेहतर बनाने के लिए बीते 10 सालों में हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी पहल इस दिशा में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापक योगदान देता है। बीते 10 वर्षों में एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए 5 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें ऋण तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार करने में आसानी और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भावना शामिल है। एमएसएमई के बजट में 6 गुना से भी अधिक की वृद्धि की गई है। 26 से अधिक योजनाओं की शुरुआत की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का बजट 2024-25 में 22,137.95 करोड़ हो गया है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के मुताबिक देश में दिसंबर 2023 तक पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 3,16,05,581 थी। एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के मुताबिक देश में 4 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की कुल संख्या 1,17,36,406 है। फरवरी 2024 तक 1.40 करोड़ से अधिक एमएसएमई का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। देश के उद्यमियों को आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने उनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। ट्रस्ट 20 लाख रुपए तक के ऋण देने के लिए सूक्ष्म नैनो उद्यमों के लिए सहायता और अवसर प्रदान करने का काम कर रहा है। ऐसे ही एक और योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना से कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 30 दिसंबर 2023 तक पीएम विश्वकर्मा के तहत कुल 48.80 लाख नामांकन किए गए हैं। वहीं कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ पीएलआई योजना को भी मंजूरी दी गई है। मेड इन इंडिया खिलौने के निर्यात को और बढ़ाने के लिए भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए और भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मसलन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, श्री फंड, बुनियादी ढांचा एवं क्षमता निर्माण,
पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना यानी स्फूर्ति योजना, कौशल विकास योजना, SC/ST और पूर्वोत्तर क्षेत्र में MSME को बढ़ावा देने की योजना, ग्रामोद्योग विकास योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, जिसके तहत विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में MSME की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। कोविड के दौरान विशेष रूप से महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने में भी MSME सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि लचीली और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का MSME सेक्टर यूं ही अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। रूस में 3 दिन तक चलने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। देश के पूर्वी क्षेत्रों कोटका और कामचटका में सबसे पहले मतदान शुरू हुआ। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोडोव ने सबसे पहले वोट डाला। रूस के पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से लगे कलिनिंग्राड में रविवार को भारतीय समयानुसार रात 11:30 पर मतदान बंद हो जाएगा। रूस में मतदाताओं को पहली बार ऑनलाइन मत डालने का विकल्प दिया गया है। ये विकल्प रूस के 27 क्षेत्रों और क्रीमिया, डॉनबास और नोवरोसिया के मतदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगा। रूस ने यूक्रेन के इन हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। डॉनबास और नोवरोसिया के लोग पहली बार रूस के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे। इन चुनावों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, न्यू पीपल्स पार्टी के व्लादिस्लाव तावानकोव, LDPR पार्टी के लियोनिद स्लत्स्की और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के निकोले खारिटोनोव मैदान में है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस चुनाव से राष्ट्रपति पुतिन का शासन 6 वर्ष और बढ़ जाएगा। रूसी राष्ट्रपति ने देशवासियों से मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। गाजा में गुरुवार को हुए 2 अलग अलग हमलों में 29 लोग मारे गए। वहीं इन हमलों में 150 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। पहली घटना मध्य गाजा पट्टी में अल नुसीरत शिविर में एक सहायता वितरण केंद्र पर हवाई हमले में 8 लोग मारे गए, जबकि दूसरी घटना उत्तरी गाजा चौराहे पर सहायता ट्रकों का इंतजार कर रही भीड़ पर इजरायली गोलीबारी में कम से कम 21 लोग मारे गए और 150 से अधिक घायल हो गए। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर ने मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हादसे के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि किसी तोप या टैंक से हमला किया गया था। वहीं इजराइल ने सहायता वितरण केंद्र पर हमला करने से इनकार कर दिया है। यूरोप में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच डेनमार्क ने अपनी सेना में महिलाओं को भी भर्ती करने का निर्णय लिया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री एड फ्रेडरिक्सन ने कहा कि हम सेना में भर्ती का विस्तार करने जा रहे हैं। नई रणनीति का लक्ष्य सेना में युवाओं का अनुपात बढ़ाना है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को चुनौती दी जा रही है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। महिला प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच दिल्ली में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार दूसरे सीजन टेबल में टॉप पर रहकर फाइनल का टिकट करा लिया था। आरसीबी की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टीम के पिछले 2 मुकाबलों पर नजर डालें तो दिल्ली के खिलाफ टीम को 1 रन से हार मिली, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई को हराकर टीम ने प्लेऑफ में जगह बनाई थी। हालांकि टॉप ऑर्डर में स्मृति मंधाना पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के ली जीजिया से होगा। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक वैसे 4 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें से 3 बार जीत ने लक्ष्य सेन का साथ दिया है, जबकि 1 बार जिया मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन को 24-22, 11-21, 21-14 से मात दी थी। इसके साथ ही मीडिया प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।